हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे हम लोग सीटेट के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे थे ताकि आने वाले सीटेट में आप लोग को हेल्प मिल सके। तो आज भी हम लोग एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, दैट इज ईवीएस का है। और ये क्वेश्चन पेपर है 4 जनवरी 2022 का। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्रोकोडाइल्स आर मेनली किल्ड बाय पोचर्स। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। किस लिए? फॉर हॉर्न्स, तो मगरमच्छ की सींग तो होती नहीं है। फॉर स्किन, फॉर टीथ या फॉर सेंट। तो मगरमच्छ जो मारे जाते हैं मेनली उनकी स्किन के लिए, ताकि उनके स्किन का यूज करके लेदर से जो है पर्स बना सके, बेल्ट बना सके, जूते बना सके, इसलिए यूज किया जाता है, इसकी डिमांड है। तो मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं त्वचा के लिए। इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं, जो आप लोग को बहुत हेल्प करेंगे आने वाले क्वेश्चन पेपर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोरा इज कॉमन वेराइटी ऑफ ग्लूटियस राइस इज मेनली फाउंड इन। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है जो मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये चावल जो है कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है असम राज्य में। भारत के असम राज्य में ये ग्लूटियस राइस पाया जाता है। वहाँ के लोग इसको मुख्य रूप से खाते हैं। ओके, तो बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम में। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। गॉट इट? ये फिक्स्ड आंसर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, इनके आंसर फिक्स होते हैं और क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चंस का पेपर का एनालिसिस करा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विंटर ग्रैंड मदर ऑफन यूज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम ड्राइनेस। ठीक है, यहाँ पे किन लिखा है लेकिन ये स्किन होगा। कि विंटर्स में जो ग्रैंड मदर्स होते हैं, दादी या नानी होती हैं, वो क्या कहती हैं? घोल इस्तेमाल करती हैं त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए। किस चीज़ का? रोज वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर, गुलाब जल और डिस्टिल्ड वाटर का। रोज वाटर, ग्लिसरीन एंड लेमन जूस। गुलाब जल और ग्लिसरीन होता है, एंड लेमन जूस नींबू का जूस। लेमन जूस एंड मिल्क या रोज वाटर एंड विनेगर। तो किस चीज़ का यूज करती हैं घर में दादी नानी जो है, ताकि ठंडियों में जो हमारी त्वचा है वो रूखी ना हो जाए। उनमें से जो है मॉइस्चर ना उड़ जाए। मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए स्किन में क्या यूज किया जाता है? रोज वाटर, ग्लिसरीन एंड लेमन जूस। ओके, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो है। हिंदी में पढ़ लीजिए। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है गुलाब जल। ओके, हम बहुत सारे ऐड भी देखते हैं टीवी में कि वैसलीन यूज कीजिए। ओके, तो इन सबको क्यों किया जाता है? ताकि जो स्किन का है वो मॉइस्चर मेंटेन रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A bird that make a nest hanging from the branch of a small tree or a shrub is। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकते वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा होता है? सनबर्ड, क्रो, बारबेट या इंडियन रॉबिट। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है। जो इस तरह का घोंसला कौन बनाती है? चिड़िया सनबर्ड। ये बल्ब जैसा या बैलून जैसा जो है पेड़ से लटकता हुआ बनाती है। ये ऊंचे होते हैं ताकि ज़मीन से कोई शिकारी जो है ना उसको नोच पाए, और लटकता हुआ इसलिए बनाते हैं, वो पतली डालियों से लटकता हुआ बनाते हैं ताकि ऊपर से भी कोई शिकारी उसमें ना घुस पाए। ओके, तो ये सनबर्ड जो चिड़िया है वो झाड़ियों से लटकता हुआ घोंसला बनाती है। सूर्य पक्षी के नाम से है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पीएनआर ऑन ए ट्रेन टिकट शो, पीएनआर जो होता है ट्रेन टिकट पे वो क्या इंडिकेट करता है? पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नेम रिकॉर्ड या पर्सनल नंबर रिकॉर्ड। तो देखिए जो आपने रिजर्वेशन देखा होगा, रिजर्वेशन स्लिप जो होती है ऐसी होती है रेक्टेंगुलर स्लिप भी, यहाँ पे एक पीएनआर नंबर लिखा रहता है 6-7 डिजिट का, इधर स्लीपर लिखा रहता है, एज लिखा रहता है, ये सब मेंशन रहता है। तो वो क्या देखिए इसमें रिजर्वेशन स्लिप में नेम कहीं रिकॉर्ड नहीं रहता है, तो नेम वाले तो हो नहीं सकता। पर्सनल नंबर रिकॉर्ड या पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, तो पर्सनल नंबर रिकॉर्ड से रेलवे को क्या करना है, रेलवे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो वो पैसेंजर का नंबर रिकॉर्ड करता है कि कितने पैसेंजर्स ने टिकट कटाया है। तो पीएनआर जो शो होता है टिकट में 6-7 डिजिट का नंबर जो है वो पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड को दर्शाता है। ओके, ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है यात्री संख्या रिकॉर्ड। गॉट इट, ये था इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन मलयालम मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड एट, मलयालम में जो है मदर एल्डर सिस्टर मतलब बड़ी मौसी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाए, वलियम्मा कहा जाता है, अम्मू मम्मा कहा जाता है, थेम्मा कहा जाता है या दीदू कहा जाता है? तो जो बड़ी मौसी होती हैं, मदर की बहन जो बड़ी सिस्टर होती हैं, उनको वलियम्मा कहा जाता है मलयालम भाषा में। ओके, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है। ये सारे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, फिक्स्ड आंसर वाले हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग इसको देखेंगे वीडियो को तो आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। इसका राइट आंसर है वलियम्मा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इन केरला, केरला में इनमें से कौन सी जगह है? वलसाड़, कोझिकोडे, उडुपी या मालाखेड़ा। इन चारों जगहों में से जो है केरल में राज्य में कौन सी जगह है? ओके, तो ये जो है राज्य जो जगह है केरल राज्य में वो है कोझिकोडे। ओके, देखिए इस सेशन में जो है इस 4 जनवरी वाले 2002 वाले पेपर में सारे फिक्स आंसर वाले क्वेश्चन पूछे और ये एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। ओके, तो जो आंसर है इसका केरल राज्य में कौन सा स्थान है? कोझिकोड। गॉट इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द विलेज गॉट इट्स नेम फ्रॉम द मैनी खेजरी tree growing there. The people of this village take great care of the plant, tree and animal. In India this village is, जो है क्या कह रहा है कि ये गांव जो है, गांव का नाम किससे पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खेजड़ी ट्री पाए जाते हैं, खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं और यहाँ के गांव के लोग क्या है, ये प्लांट का, ट्री का और एनिमल का बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है राजस्थान। राजस्थान में खेजड़ी ट्री पाया जाता है, ये एक डेजर्ट प्लांट है और यहाँ पे एक जैसे बिश्नोई समाज होता है जो जानवरों, पेड़ पौधों की देखभाल बहुत करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है, दैट इज राजस्थान। गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवर की बहुत देखभाल करते हैं, तो राजस्थान में है। ओके, गॉट इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हेड ऑफ ए हर्ड ऑफ एलिफेंट इज, देखिए हाथियों से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार से रिपीट हो रहा है। हमने जो पहले भी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है उसमें भी एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो पूछ आएगी हाथियों का जो झुंड होता है उसका हेड कौन होता है? स्मॉलेस्ट फीमेल एलिफेंट, सबसे छोटी मादा हाथी, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, सबसे बूढ़ी मादा हाथी, लार्जेस्ट मेल एलिफेंट या स्मॉलेस्ट मेल एलिफेंट? तो इसका राइट आंसर है ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें अधिकतर मादा रहती हैं और उनका जो नेतृत्व करती है वो सबसे बूढ़ी मादा करती है और जब नर बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो वो झुंड से बाहर चले जाते हैं। झुंड में सिर्फ फीमेल एलिफेंट और उनके बच्चे रहते हैं। ओके, तो उनका हेड कौन होता है? ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट।
हाथियों की झुंड का मुखिया होता है सबसे उम्रदराज मादा हाथी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉटरी मेड स्ट्रॉन्ग, पॉटरी जो होता है मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बाय बेकिंग, पकाने से, बाय स्मेल्टिंग, बाय रोस्टिंग या बाय बर्निंग। ठीक है, तो क्या पॉटरी को जो मटके हैं, दिए हैं, कुल्हड़ हैं, ये सब कैसे पाए जाते हैं? उनको सेक के, उनको गला के, उनको भून के या उनको जला के। तो जो पॉटरी पहले मिट्टी क्ले से बनाए जाते हैं, पॉटरी मटके कुल्हड़ जितने भी मिट्टी के सामान उनको धीमी आंच पे जो है सेका जाता है, बाई बेकिंग करके उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ओके, यहाँ पे मेल्टिंग कोई मेटल नहीं है जो उसको मेल्ट करेंगे, रोस्ट नहीं करना है, बर्निंग जलाना नहीं है। ओके, तो मिट्टी के बर्तनों का मजबूत बनाया जाता है बेक करके, यानी सेक करके, धीमी आंचों पे धीमे धीमे वो पकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टूथएक, वो पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। फेनल, सौंफ, क्लोव, लौंग होता है, फेनुग्रीक, मेथी एंड पॉपी सीड्स, अफीम के बीज। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछा है कि पार्ट ऑफ द प्लांट, अगर एक ही प्लांट के रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर दिया रहता है तब हम पार्ट ऑफ द प्लांट बताते। यहाँ क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टूथएक, दांत के दर्द के उपचार के लिए क्या यूज किया जाता है? तो देखिए दांत के दर्द के लिए आपने सुना होगा बाजार में लौंग का तेल आता है, तो क्लव यूज की जाती हैं दांतों के दर्द के लिए, सौंफ खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं, फेनुग्रीक मेथी सब्जी में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पॉपी सीड यहाँ अफीम का बीजों का कोई काम नहीं है। ओके, तो जो वो जड़ी बूटी एक तरह से समझ सकते हैं हम, लौंग को मसालों में भी यूज करते हैं जिसका यूज हम दांतों के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है, इसका तेल आता है लौंग का तेल। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग चपाती फ्रॉम व्हीट फ्लोर, कह रहा है कि गेहूं के आटे से रोटी बनाने के कुछ ऑर्डर दिए हैं, उनको सीक्वेंस में करना है। पहला है नीडिंग फ्लोर इनटू अ डक, पहले आटे को सानना, मेकिंग स्मॉल बॉल ऑफ द डक, फिर स्मॉल बॉल बनाना, छोटे छोटे गोले बनाना, रोलिंग आउट द, उनको बेलना, एंड देन कुक इट ऑन द फायर। तो ये तो सही है। ओके, दूसरा पढ़ते हैं मेकिंग स्मॉल बॉल, पहले गोले बना लेंगे फिर आटे को सानेंगे, ये तो गलत है। मेकिंग स्मॉल बॉल, रोलिंग आउट, गोले बनाएंगे, बेलेंगे और फिर आटा सानेंगे, नहीं। नीडिंग फ्लोर इनटू डग, रोलिंग आउट द, बिना आटा सान लिया लेकिन पहले ही थोड़ी ना बेल देंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सही है। आटे को गूंथेंगे या सानेंगे, गूंथेंगे, फिर छोटे छोटे गोले बनाएंगे, फिर उसको बेलेंगे और फिर उसको आग पे पकाएंगे। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है चपाती बनाने का। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। तो आटे को गूंथ कर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर, ये सही क्रम है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन डांस द मेन पोजेस एंड एक्सप्रेशन डेमोन्स्ट्रेट द, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? डांस परफॉर्मेंस, फीलिंग्स, कॉन्फिडेंस, हैंड एंड फेस मूवमेंट्स। तो जो डांस करते हैं लोग, कई टाइप के डांस होते हैं, तो वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं? तो वो अपनी फीलिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्लासिकल डांस होते हैं, फोक डांस होते हैं, उनके माध्यम से वो अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को नृत्य देखने वालों के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। ओके, डांस परफॉर्मेंस तो वो दे ही रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस नहीं, हैंड एंड फेस मूवमेंट। हैंड एंड डांस कर रहे हैं तो हैंड और फेस को तो मूवमेंट करेंगे ही। रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? वो अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
स्पीक एंड हेयर दे लर्न थ्रू। जो बालक, जो छात्र होते हैं या जो बालक हैं जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वो कैसे सीखते हैं? थ्रू साइन लैंग्वेज। जो साइन लैंग्वेज जैसे चिन्हों के माध्यम से, इशारों से। ओके, थ्रू नेटिव लैंग्वेज, लोकल भाषा से, थ्रू देयर लोकल लैंग्वेज एंड थ्रू अ ब्राइल। तो देखिए ब्राइल से कौन सीखता है? दृष्टिबाधित, ब्लाइंड चिल्ड्रन। जो बच्चे बोल नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, वो किससे सीखेंगे? साइन लैंग्वेज से सीखेंगे, सांकेतिक भाषा से सीखेंगे, जो हाथों का इशारा करके, चिन्हों का इशारा करके यूज किया जाता है, इनसे वो सीखते हैं। ओके, गॉट इट? तो जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वो सीख सकते हैं सांकेतिक भाषा से। मातृभाषा के माध्यम से तो सभी सीखते हैं, स्थानीय भाषा के माध्यम से, उनकी कोई स्थानीय भाषा ब्रेल के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चे सीखते हैं। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? इनमें से जो हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए उनमें से अलग कौन है? रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग। तो देखिए रिवर है, लेक नदी, पहाड़, तालाब, पॉन्ड, लेक मतलब झील, पॉन्ड तालाब, स्प्रिंग झरना। तो देखिए ये सब पानी के हैं, यहाँ पे माउंटेन अलग है। ये सब मूवेबल हैं, पानी जो है वॉलेटाइल होता है, पानी जो मूव करता है, और माउंटेन स्थिर रहता है। ओके, स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है। तो यहाँ पे माउंटेन जो है सबसे डिफरेंट है। ओके, इन ग्रुप में, और माउंटेन से ये सारी चीजें निकलती हैं, रिवर, लेक, पॉन्ड और स्प्रिंग्स। तो निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? तो पर्वत। ये सारे जो है इनमें मूवमेंट होता है, पहाड़ स्थिर रहता है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां से ईवीएस की पेडागोजी स्टार्ट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द चाइल्ड सेंटर्ड नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल? इनमें निम्न में से कौन से देवे जो ईवीएस की जो शिक्षा है उसको चाइल्ड सेंटर्ड नेचर को शो करता है प्राथमिक स्तर पे? चिल्ड्रन लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। जो बच्चों की जो जीवन है, जो सीखने का तरीका है, वो उनके स्कूल से बाहर से जुड़ा होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, खासकर ईवीएस के लिए। डिस्करेज रोट लर्निंग, जो रोट लर्निंग को डिस्करेज करना है। देखिए एनकरेज नहीं लिखा है, डिस्करेज लिखा है, तो ये भी अब अच्छी बात है, ये चाइल्ड सेंटर्ड नेचर है। डिपार्चर फ्रॉम बुकिश लर्निंग, जो है बुकिश लर्निंग से डिपार्चर मतलब छुटकारा। थर्ड, हैविंग शार्प बाउंड्री अमंग स्कूल, होम एंड कम्युनिटी फॉर द लर्निंग। एक जो है शार्प बाउंड्री होनी चाहिए स्कूल के लिए, होम के लिए और समुदाय के लिए। तो इनमें से कौन सा सही हो सकता है? तो देखिए पहले हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। ओके, ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, ए बी सी, या बी एंड डी ओनली। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बेहतर है? देखिए डिस्पार्चर फ्रॉम बुकिश लैंग्वेज मतलब बुकों से भी छुटकारा, जो है सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान। तो ये भी बात सही है, सिर्फ बुकों पे ही डिपेंड नहीं करना चाहिए। ओके, और स्कूल, होम और कम्युनिटी के बीच गैप डिफरेंस कर देंगे तो ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हो जाएगा, ये टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। ओके, हम कहें कि स्कूल की बातें घर में ना किया करो, घर की बातें स्कूल में ना किया करो, तो ये बेहतर बात नहीं है। ए, बी एंड सी जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को शो करता है। ओके, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में भी समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करना है? तो स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर से उनके जीवन में जोड़ा जाना चाहिए, रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, और सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान। एकदम किताबों पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए कि किताब के कीड़े हो गए। ओके, और स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, स्पष्ट एकदम सीमाएं नहीं तय करनी है कि टीचर स्कूल में बोले कि घर की बातें ना किया करो, घर पे पेरेंट्स बोले कि स्कूल की बातें मत किया करो, तो बच्चे सीखेंगे कैसे? ओके, तो हमारा ए, बी, सी और थर्ड
ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल। अब कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का, पर्यावरण शिक्षा देने का क्या उद्देश्य हो सकता है। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, बच्चों को वो एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना ताकि वो अपने खुद स्वयं के सीखने पे केंद्रित हो सकें। इंगेजिंग चिल्ड्रन बाय गिविंग स्पेस, टाइम एंड फ्रीडम टू जनरेट न्यू नॉलेज, बच्चों को इंगेज रखना, गिविंग उनको टाइम देना, मौका देना और फ्रीडम ताकि नया ज्ञान बना सकें। ओके। ट्रीटिंग चिल्ड्रन एज पार्टिसिपेंट इन लर्निंग नॉट एज रिसीवर ऑफ ए फिक्स्ड बॉडी नॉलेज, बच्चों को इस तरह ट्रीट करना कि वो पार्टिसिपेंट बन के सीखने के दौरान पार्टिसिपेंट रहें, सिर्फ रिसीवर बैठ के सुनते ना रहें। ये भी बात सही है। ट्रीटिंग द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक एज द सोल बेसिस ऑफ रिसोर्स फॉर लर्निंग, जो टेक्स्ट बुक के द्वारा एक प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है उसी को ट्रीट करना, तो ये भी सही नहीं है। जो उद्देश्य हो सकता है ए बी सी, तो हमारा ऑप्शन यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, गॉट इट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, और विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। ये भी बात सही है। और निर्धारित पाठ्यपुस्तकों को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार बना, एकमात्र नहीं बहुउद्देश्य हमें यहाँ काम करने। तो हमारा ऑप्शन ए बी एंड सी सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल। फिर कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण शिक्षण है उससे कौन सा कथन सही है। ईवीएस इन क्लास 3rd to 5th एज अ सब्जेक्ट इंटीग्रेट द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। जो 3rd से लेके 5th तक जो बुक होती है ईवीएस की, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट रहते हैं, साइंस के, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के। बात सही है। सेकेंड ऑप्शन है दिस सब्जेक्ट इज देयर इन क्लास 1st and 2nd एंड इशू एंड कंसर्न रिलेटेड टू इट आर गिवन थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। जो यही ईवीएस जो सब्जेक्ट होता है 1st और 2nd में, इसमें क्या रहता है, ईवीएस की एक अलग से बुक नहीं रहती है। जो ईवीएस के जो कॉन्सेप्ट है वो किस में समाहित रहते हैं, गणित और भाषा की किताबों में, हिंदी, इंग्लिश और मैथ में ही माध्यम से ईवीएस दिया रहता है उनमें। ये भी बात सही है। द लैंग्वेज यूज्ड इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक आर फॉर्मल। जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक में जो भाषा यूज होती है वो एक फॉर्मल होते। इट इज़ बेस्ड ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट अप्रोच। ये एक सिंगल सब्जेक्ट पे डिपेंड रहती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 1st और 2nd दोनों ही ऑप्शन सही है कि 3rd से 5th तक जो होता है ईवीएस, उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण के उद्देश्य और चिंतन रहते हैं। और 1st और 2nd में कोई स्पेशल बुक नहीं होती है, उनको भाषा और लैंग्वेज के भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो लेकिन यहाँ पे जो सीटेट ने जो आंसर माना है वो 1st को आंसर माना है। ओके, गॉट इट। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, क्या पता थोड़ा सा कथन चेंज हो 1st और 2nd में। कक्षा 3rd से 5th तक पर्यावरण अध्ययन के एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। यह विषय 1st और 2nd में है। इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन 1st को ऑप्शन सही माना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमाइज्ड इन द ईवीएस क्लासरूम। ईवीएस क्लासरूम में क्या मिनिमाइज्ड मतलब हतोत्साहित करना चाहिए एक तरह से। देखिए, फ्री डिबेट्स, पिक्चर रीडिंग, नैरेटिव या डिस्क्रिप्शन। तो देखिए जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो डिस्क्रिप्शन है।
एक जो बुक में डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, डिस्क्राइब करना, वो उसको मिनिमाइज किया जाना चाहिए। फ्री डिबेट्स को मौका देना चाहिए, पिक्चर रीडिंग को मौका देना चाहिए और नैरेटिव्स को, कथनों को, कहानियों को भी मौका देना चाहिए। ओके, जो डिस्क्रिप्शन है उसको मिनिमाइज किया जाना चाहिए। ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? तो स्वतंत्र वाद विवाद, चित्र पठन और कथा, ये तीनों तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो विवरण होता है इसको कम से कम किया जाना चाहिए कि टीचर जो है किसी बात पे विवरण दे रहा है, उल्लेख, व्याख्या कर रहा है और बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, इस बात को कम से कम करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रियल चैलेंजेस ऑफ ईवीएस लर्निंग एट प्राइमरी लेवल इज, जो मुख्य चुनौती है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए, वास्तविक चुनौती क्या है? डेफिनेशन एंड इंफॉर्मेशन, परिभाषा, रोट लर्निंग, डिस्क्रिप्शन एंड कॉन्सेप्ट्स, या अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो क्या है? डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशन, रोट लर्निंग, डिस्क्रिप्शन एंड कॉन्सेप्ट, या अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बच्चों को इस स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो सकती है। ओके, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। गॉट इट? प्राथमिक स्तर पर भी ये सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर, ये बहुत कम मिलता है। परिभाषाएं और जानकारी ज़्यादा दी जाती हैं, रट कर सिखाया जाता है, अवधारणाओं का विवरण दिया जाता है। सबसे ज़्यादा चुनौती क्या है? बच्चों को मौका देना कि वो खुद व्यक्त कर सकें, और जब उनको मौका दिया जाता है तो बच्चों के लिए भी चैलेंज है कि वो खुद को कैसे व्यक्त कर सकें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स कंसिस्ट ऑफ सब थीम इन द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल? देखिए, जो ईवीएस है प्राइमरी लेवल पे, उस पर 6 थीम्स बताई गई हैं और उसके अंडर में हर थीम के अंदर कुछ सब थीम बताई गई हैं। तो जो है कौन सी इसमें से सब थीम है हमसे पूछा है। तो देखिए, फैमिली एंड फ्रेंड ये एक थीम है, वाटर एक थीम है, फूड भी एक थीम है, वर्क एंड प्ले ये क्या है? सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड का, क्योंकि परिवार और मित्र ये होंगे। अब परिवार में कौन क्या काम करता है और कौन बच्चे किस तरह का खेल खेलते हैं, तो ये फैमिली एंड फ्रेंड के अंतर्गत वर्क एंड प्ले एक सब थीम है। बाकी सब ये तीनों क्या है? थीम है, मुख्य थीम है। ओके, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? तो कार्य और खेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ईवीएस कैन बी गिवन थ्रू। ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग जो है ईवीएस की किस तरह से दी जा सकती है? नैरेटिव से, रियल डायलॉग से, प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, या असेसमेंट ऑफ आंसर गिवन बाय स्टूडेंट एज राइट एंड रॉन्ग। तो किस तरीके से दी जा सकती है? नैरेटिव्स यानी कहानी और कथनों से, रियल डायलॉग, ओके, एंड प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। थर्ड है एक्सपेरिमेंट करके, और फोर्थ है असेसमेंट ऑफ आंसर गिवन बाई, बच्चों का आकलन करना, जो बच्चों के द्वारा जो उत्तर दिए गए हाँ सही और गलत का, उसका आकलन करके। तो जो सही तरीके से दिया जाता है, ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग दी जा सकती है, वो कहानी कथनों से दी जा सकती है, रियल डायलॉग से दी जा सकती है और एक्सपेरिमेंट से दी जा सकती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ABC, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, जैसे डिबेट्स
ओके, एक्सटेम्पोर के द्वारा, प्रयोग के प्रक्रिया द्वारा, इन तीनों से दिया जा सकता है, फोर्थ से नहीं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, ए, बी एंड सी ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इशू ऑफ थीम ट्रेवल कैन ओनली बी मीनिंगफुल फॉर द स्टूडेंट। जो थीम है ट्रेवल, उसको मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इफ़ डिबेट्स आर कंडक्टेड अराउंड द इशू, डिबेट्स करानी चाहिए इसके आधार पर। इफ़ ऑडियो विजुअल आर शोन टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को ऑडियो विजुअल दिखाना चाहिए इसमें, श्रवण दृश्य सामग्री। इफ़ डेमोन्स्ट्रेशन आर गिवन बाय टीचर, टीचर द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया जाना चाहिए। थीम बेस्ड वर्कशीट आर गिवन टू स्टूडेंट, या थीम से रिलेटेड जो वर्कशीट है बच्चों को वो दिया जाना चाहिए कि घर से आप लोग करके लाइएगा। तो यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, कब हो जाते हैं? तो सबसे बेहतर जो ऑप्शन होगा वो होगा डिबेट्स कराया जाए कि किस किस तरह के हम जो है व्हीकल यूज करते हैं, कैसे पुराने टाइम में हिस्ट्री में भी कि कैसे पहले लोग यूज करते थे, आने वाले समय में किस तरह यूज करेंगे, या हम प्रेजेंट में कैसे यूज करें। तो इस पर डिबेट्स कंडक्ट करा के एक मीनिंगफुल नॉलेज दी जा सकती है। ओके, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। गॉट इट? तो ये था फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिसाइड ईवीएस टेक्स्ट बुक विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी गुड रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग। ईवीएस टेक्स्ट बुक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए और कौन सा अच्छा रिसोर्स हो सकता है? फील्ड विजिट, भ्रमण करना, कहीं पे स्थान पे जाना, ऐतिहासिक स्थान पे जाना, या जू जाना जो है, नेशनल पार्क्स जाना, या रेडियो, विकीपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया। तो देखिए विकीपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया तो हम घर से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम नकार नहीं सकते। रेडियो भी और फील्ड विजिट भी। तो बुक के अलावा जो सबसे बेहतर ऑप्शन है फील्ड विजिट। इसमें बच्चे स्वयं कहीं जाएंगे तो स्वयं देख के सीख सकेंगे। ओके, रेडियो पे सुन सकते हैं, वो दूसरों के, वो दूसरा जैसे बताएगा उसको करेंगे। तो फील्ड विजिट में वो खुद देख के सीखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और विकीपीडिया और इंसाइक्लोपीडिया में तो सिर्फ नोट्स मिल जाएंगे। तो ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण करना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोशियो कल्चर इशू रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी इफेक्टिवली लर्न थ्रू। जो सोशियो कल्चर है, सामाजिक जो मुद्दे हैं पानी से रिलेटेड, जल से रिलेटेड है, उसको हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। कैसे? रोल प्ले से, रियल डायलॉग अमंग स्टूडेंट, फील्ड ट्रिप, डेमोन्स्ट्रेशन एंड होमवर्क। रोल प्ले कराना, रियल डायलॉग मतलब वाद विवाद करवाना बच्चों के बीच, फील्ड ट्रिप करवाना, और या फिर डेमोन्स्ट्रेशन और होमवर्क देना। तो यहाँ पे भी जो है देखिए बेहतर ऑप्शन है क्या रोल प्ले करवाया जाए। जैसे हम वाटर डे पे पानी बनाने के लिए कोई प्ले एक्ट करवाएं बच्चों से। रियल डायलॉग, वाद विवाद करना चाहिए कि पानी को कैसे रीयूज रिसाइकल करना चाहिए। फील्ड ट्रिप, ठीक है, फील्ड ट्रिप करवाना चाहिए, जैसे वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। ओके, वहाँ पे इससे हम पानी से रिलेटेड, जो जल से रिलेटेड सोशियो कल्चर इशू है, इसको हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ए, बी एंड सी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, भूमिका निर्वाह द्वारा विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा और क्षेत्र भ्रमण द्वारा। देखिए इसे ऐसी जगह पे ले जाना है जैसे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो, या पानी के लिए कितनी लोगों के पास प्रॉब्लम है। तो इन सब जगहों पे ले जाने से बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
EVS textbook contain real stories, narrative and real event for the learning of EVS because कि EVS टेक्स्ट बुक्स में जो है रियल स्टोरीज दिए रहती हैं, रियल नरेटिव्स और रियल इवेंट्स दिए रहते हैं, ठीक है, मतलब सच्ची कहानियाँ, सच्ची घटनाएं दिए रहते हैं। तो EVS बुक में ये सब देने का क्या उद्देश्य है? दे आर रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग, ये जो है रिच सोर्स होते हैं, बहुत अच्छे सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के और लर्निंग के लिए, अच्छी बात है। दे इंस्पायर स्टूडेंट, टीचर एंड द कम्युनिटी, ये टीचर्स को, स्टूडेंट को और कम्युनिटी को इंस्पायर करते हैं, ये भी बात सही है। दे कैन प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रीविजिट एक्सपीरियंस वी आर फेमिलियर विथ, ये हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि उस एक्सपीरियंस को हम दोबारा फील कर सकें जिसको हम पहले से जानते हैं। ओके, ये भी हो सकता है। एंड दे मेक द पेडागॉजी ऑफ EVS ईजी फॉर द टीचर, टीचर के लिए जो EVS की जो शिक्षण व्यवस्था है उसको ईजी बनाते हो, तो टीचर के लिए काम ईजी नहीं करना है, तो A, B और C ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक अच्छे रिसोर्स होते हैं, ये बच्चों को, टीचर्स को और कम्युनिटी को इंस्पायर करते हैं। जैसे क्लास में टेक्स्ट बुक में सुनीता विलियम्स के बारे में दिया है, कल्पना चावला के बारे में, तो उससे लोग इंस्पायर होते हैं। दे कैन प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रिविजिट एक्सपीरियंस, फिर से अनुभव करने की अवसर प्रदान करते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, A, B एंड C। ओके, EVS पाठ्य पुस्तकों में शामिल EVS सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं हैं, क्योंकि ये सूचना और सीखने के लिए एक समृद्ध स्रोत हैं, विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं और वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिसे हम परिचित हैं। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही है, A, B, C। D देखिए, ये शिक्षक के लिए EVS के शिक्षण का शास्त्र को आसान बनाता है, आसान बना देता है, लेकिन एक अच्छी, यहाँ पे सिर्फ D ऑप्शन सही नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर कंसोलिडेटिंग द लर्निंग ऑफ EVS, फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी ऑन लर्निंग। EVS के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए किस पे? फॉर लर्निंग मतलब सीखने के लिए, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग या इनफॉर्मल लर्निंग। देखिए, सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर या अनौपचारिक सीखने पर। तो EVS में असेसमेंट क्यों होना चाहिए? सीखने के लिए होना चाहिए। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है, सीखने के लिए आंकना चाहिए, सीखने पर क्या चीज़ सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे इस पे नहीं। एज लर्निंग, सीखने के लिए सीख रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। एंड इनफॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग के लिए भी नहीं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, फॉर लर्निंग के लिए असेसमेंट होना चाहिए। EVS में सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने के लिए, सीखने पर नहीं, सीखने के रूप में सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजा एंड EVS टीचर यूज एन असेसमेंट टूल दैट clearly indicate achievement criteria across all the component of student work from written to oral to visual. Teacher is using, राजा एक EVS शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम में लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, वो क्या यूज कर रहा है? रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, एंसीडोटल रिकॉर्ड्स या ऑब्जर्वेशन शीट। तो वो यहाँ पे यूज कर रहा है रूब्रिक्स। ओके, इसका आंसर सीटेट ने फर्स्ट ऑप्शन को माना है रूब्रिक्स। आंसर चेकलिस्ट भी लग सकता है, लेकिन आंसर को सीटेट ने माना है रूब्रिक्स को, कि वो रूब्रिक्स यूज कर रहा है। देखिए यहाँ पे चेकलिस्ट भी आंसर हो सकता है, एंसीडोटल रिकॉर्ड्स भी आंसर हो सकता है, क्योंकि एंसीडोटल रिकॉर्ड में भी हम डेली टू डेली वर्क का रिकॉर्ड करते हैं। ओके, लेकिन फर्स्ट आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल्फ असेसमेंट इन EVS इज, सेल्फ असेसमेंट जो है स्व आकलन करना आप खुद का, वो किस लिए होता है? असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के लिए आकलन,
लर्निंग अबाउट लर्निंग, सीखने के लिए सीखने का आकलन। जजमेंट अबाउट अचीवमेंट एंड द आउटकम ऑफ लर्निंग, अचीवमेंट का जजमेंट करना और क्या आउटकम निकल रहा है। या असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। तो यहाँ पे जो सेल्फ असेसमेंट होता है वो किस लिए होता है, तो यहाँ पे भी है असेसमेंट एज लर्निंग, लर्निंग अबाउट लर्निंग एंड जजमेंट अबाउट अचीवमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ द लर्निंग। यहाँ पे भी जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और सी, इन तीनों को सीटेट ने सही आंसर माना है। जो स्व आकलन है वो सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए सीखने का आकलन, इस चीज को माना है। ओके, ईवीएस में आप आकलन सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में सीखना है और उपलब्धि और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है, सीखने का आकलन नहीं है। ओके, तो कहीं पे भी देखिएगा तो ऑफ वाला नहीं सेलेक्ट कीजिएगा, एज लर्निंग को सेलेक्ट कीजिएगा ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे। लर्निंग ऑफ ईवीएस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ईवीएस का सीखने का जो तरीका है वो किस पर आधारित है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ग्लोबल टू लोकल एंड एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। तो देखिए जो सीखने का है या सभी विषयों का है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं कि पहले बच्चों को कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताएंगे फिर सिंपल बताएंगे, पहले सिंपल चीज़ें बताई जाती हैं फिर कॉम्प्लेक्स पे जाया जाता है। ग्लोबल टू लोकल, पहले वैश्विक स्तर पे बात बताएंगे फिर जो है लोकल स्तर पे बताएंगे, तो ये उल्टा दिया है, लोकल टू ग्लोबल होना चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट मतलब अमूर्त से मूर्त पर, जैसे जो बच्चा नहीं जानता है उस चीज़ को पहले बताएंगे और जो बच्चा जानता है उसको कि पहले सुनहरा एप्पल बता दिया फिर रियल एप्पल, जेड एप्पल की बात की गई। तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की बात करनी चाहिए कि पहले जैसे हमें सुनहरा एप्पल बताना है तो पहले उसको एप्पल और रेड दोनों बताना पड़ेगा, फिर उसको गोल्डन कलर का एप्पल बताना पड़ेगा। ओके, तो किसी भी जो ये शिक्षण पद्धतियाँ हैं ये किस पे बेस्ड होती हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, साधारण से जटिल की ओर। ओके, ईवीएस का सीखना आधारित होता है सरल से जटिल की ओर और ये सभी विषयों में लागू होता है। तो ये था आज का सेशन। आप लोग का सेशन कैसा लगा, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग जल्द ही एक नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ।